आज कोई व्यक्ति किसी के ऑफिस में या घर जाए और उसे चाय के लिए ना पूछा जाए तो ये चीज हाईली डेरोगेटरी मानी जाती है और सामने वाला इंसल्टेड फील करता है। ऑफिस में काम करते करते थक गए हैं तो चाय पीनी है, या मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय पे चर्चा जैसे कैंपेन की जरूरत पड़ी थी। इनफैक्ट इंजीनियर और एमबीए करने वाले लोग भी चाय के स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं और मल्टी मिलेनियर बन रहे हैं। और जिन्हें कैफीन से प्रॉब्लम है, ऐसे हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए अब ग्रीन टी भी आ गई है। लेकिन जो चाय एक नेशनल ड्रिंक बन गई है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, इसको एक्चुअली लाने वाले अंग्रेज थे। अंग्रेजी शासन आने से पहले एक्चुअली कोई किसी को चाय के लिए नहीं पूछता था। इनफैक्ट अमीर से लेके गरीब तक हर किसी के पास पशुधन होता था, यानी जो अमीर है उनके पास गाय भैंस होती थी और गरीब लोग भेड़ बकरी से काम चलाते थे। लेकिन उस वक्त भारतीय अपने मेहमानों का स्वागत दूध, छाछ और लस्सी से करते थे, और जिसके पास ये नहीं भी होता था वो गुड़ और पानी से स्वागत करता था। चाय की शुरुआत चाइना से हुई थी। इनफैक्ट ये शब्द भी मैंडरिन के एक वर्ड चा से डिराइव्ड है, और उस वक्त चाइना में चाय को पान की तरह चबा चबा के खाया जाता था। इनफैक्ट आसाम के एरिया में भी चाय को खाया जाता था। चाय का आविष्कार चाइना में शिनोंग नाम के राजा ने किया था, जो रोज गर्म पानी पीते थे। पर एक दिन गलती से चाय की पत्तियां उस गर्म पानी में चली गई, और उसके बाद उन्हें इतनी फ्रेशनेस और एनर्जी महसूस हुई कि उन्होंने अपने राज्य में चाय का कल्टीवेशन शुरू करवा दिया, और यहाँ से चाय एक ड्रिंक के रूप में इमर्ज हुई। चाय की पॉपुलैरिटी दूर दूर तक बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने पहुंचाई, जब ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया तक गए, और वहां पे चाय को एज अ हीलिंग प्रॉपर्टी और मेडिटेशन सेशंस में यूज किया जाता था। पर उस वक्त चाय सिर्फ एक मेडिसिनल ड्रिंक के रूप में यूज की जाती थी। और इसके बाद चाइना की टैंग डायनेस्टी चाय की प्रोसेसिंग शुरू करती है, और 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक चाय अपने टेस्ट के लिए भी जानी जाने लगी। सिल्क रूट में जहां ट्रेड होता था वहीं पे चाय भी जाती थी, और उस वक्त भारत के कश्मीर और लद्दाख तक भी चाय पहुंच चुकी थी। इन ठंडे एरियाज में जहां साल के कई महीने तक बर्फ जमी रहती है, गर्म चाय काफी पॉपुलर हो गई। क्योंकि कश्मीर पर्शियन कल्चर से इंस्पायर्ड था, इसलिए वहां के ड्रिंक कावा में पर्शियन टच दिखाई देता है। वहीं लद्दाख में तिब्बत का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता था, और वहां पे इसीलिए बटर टी काफी पॉपुलर थी। चाय पे चाइना ने 5000 साल तक मोनोपोली मेंटेन करके रखी। यूरोप में चाय की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जहां चाइना यूरोप को टी सप्लाई करता था, वहीं यूरोप बदले में सिल्वर के कॉइन्स चाइना को देता था। यूरोप में जहां सिल्वर खत्म होता जा रहा था, वहीं चाइना माला माल होता जा रहा था। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में खुराफात आई, और उन्होंने चाइना के लोगों को ओपियम का एडिक्ट बना दिया। ओपियम यानी अफीम की खेती के लिए अंग्रेजों को भारत दिखा, जहां पे चीप लेबर था, अबेंडेंट सप्लाई में, और ढेर सारी फर्टाइल लैंड थी। और इसीलिए बंगाल, जहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां आती हैं, और ढेर सारा फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, जो कि ओपियम यानी अफीम की खेती के लिए बहुत सूटेबल है। अंग्रेजों ने जाके बंगाल का इन्वेजन कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर अटैक आखिर बंगाल से ही क्यों किया, और किस तरीके से चाय एक रीजन थी जिसकी वजह से भारत पे अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। फिनिश प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोलकाता और चिटागोंग में बढ़िया पोर्ट तो अवेलेबल था ही, और पास ही में पड़ता था आसाम और दार्जिलिंग, जहां की चाय अंग्रेजों को बहुत पसंद थी। 1880 आते आते अंग्रेजों ने चाइना में इतना ओपियम एक्सपोर्ट कर दिया था कि 22 बिलियन पाउंड्स उन्होंने कमा लिए थे, जो कि पूरे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का 21% रेवेन्यू था। बात यही खत्म नहीं होती है। चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में 2 ओपियम वॉर भी लड़े जाते हैं, जिसमें दोनों बार चाइना हार जाता है, और युद्ध में हारने के बाद चाइना को हांगकांग अंग्रेजों को देना पड़ता है। अंग्रेज ओपियम वॉर तो चाइना से जीत गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चाय के प्लांटेशन को चाइना से बाहर निकालकर अलग अलग रीजन्स में डाइवर्सिफाई करने की सोची, और इसी डाइवर्सिफिकेशन का नतीजा था कि श्रीलंका से लेके आसाम और दार्जिलिंग में चाय की अलग अलग वैरायटीज ग्रो होने लगी। साल 1852 में ब्रिटिश स्पाई रॉबर्ट फॉर्चून चाइना जाते हैं चाय की टेक्निक को चोरी करने के लिए, और वो 20,000 चाय के प्लांट, 8 फर्स्ट क्लास चाय के किसान और चाय की खेती में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स चुरा के इंडिया आ जाते हैं। और कुछ इस तरीके से आसाम में चाय की प्लांटेशंस ब्रिटिशर्स शुरू करते हैं। बंगाल के अलावा अंग्रेजों का मद्रास प्रेसिडेंसी पे वर्चस्व था, और उस एरिया में नीलगिरी की पहाड़ियां टी प्लांटेशन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल क्लाइमेट प्रोवाइड करती थी। इन प्रयासों के बाद ब्रिटिश इंडियन टी इंडस्ट्री चाइना को इंटरनेशनल ट्रेड में टक्कर देने लगी। आजादी के वक्त आसाम में 40,000 से ज्यादा और नीलगिरी में 60,000 से ज्यादा चाय के गार्डन
प्लांटेशंस थे। अंग्रेज तो चाय की खेती कर रहे थे, लेकिन सवाल उठता है कि भारतीयों को चाय का चस्का कैसे लगा। जो भारतीय उस वक्त इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते थे और अंग्रेजों के लिए काम करते थे, वो चाय पीने को एक स्टेटस सिंबल मानते थे। इनफैक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे जो लोग चाय पीते थे उन्हें नेशनलिस्ट नहीं माना जाता था और चाय पीने को लेके एक समाज में स्टिग्मा था, यानी चाय पीने वाले अंग्रेजों के पिट्ठू और गुलाम माने जाते थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गए और 1930s में पूरे यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन आता है, तो चाय का एक्सपोर्ट और उससे मिलने वाली रेवेन्यू पे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता है और ब्रिटिशर्स को चिंता होती है कि अब इस चाय का हम करें क्या। ऐसे में इंडिया की लोकल मार्केट में चाय को एडवर्टाइज करना शुरू किया जाता है। अंग्रेजों ने टी सेस कमेटी बनाई और 1920s आते आते देश के अलग अलग जगहों पे चाय की टपरी खुलने लगी, जो मोस्टली फैक्ट्री के मजदूरों को या सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले क्लर्क्स को टारगेट करती थी। साथ में मठरी या बिस्किट जैसे स्नैक्स भी मिलने लगे। उस वक्त के दो सबसे बड़े शहर यानी कैलकाटा में टी केबिन्स और बॉम्बे में ईरानी कैफेज पॉपुलर हो गए। यहाँ पे लोग बैठ के चाय पीते थे और साथ में पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करते थे, सोशल इंटरेक्शंस बढ़ने लगे। और 1930s आते आते अंग्रेजों ने फ्री में चाय पिलाना, डिमॉन्स्ट्रेशंस देना भारतीयों को शुरू कर दिया और मोस्टली ये बस स्टेशन या रेलवेज में दिया जाता था, जबकि लोग ट्रैवल करते थे और एक अच्छे जॉली जोवियल मूड में होते थे। चाय को शराब का एक ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और इसकी ब्रांडिंग इस तरीके से की जाती है कि जो लोग इमोरल नहीं है, जो हाईली वर्चुअस इन नेचर हैं, उन्हें चाय पीना चाहिए। तो चाय पीने के साथ एक एस्पिरेशनल वैल्यू ऐड की गई। गांधी जी ने जब विदेशी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात करी थी, तो उसमें एक प्रोडक्ट चाय भी था। उन्होंने टी प्लांटेशन में काम करने वाले वर्कर्स की लो वेजेस का मुद्दा भी उठाया था, जिसके चलते चाय के लेबर्स ने स्ट्राइक्स तक करी। गांधी जी ने अपने जर्नल्स यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन में चाय को पॉइजन से कंपेयर किया। गांधी जी की इस ओपिनियन के बाद चाय की कंपनीज ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से बदल दिया। जहां पहले ये एक ब्रिटिश एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करती हुई एक एस्पिरेशनल ड्रिंक थी, वहीं अब इसे एक स्वदेशी ड्रिंक के रूप में प्रमोट किया जाने लगा, जो आसाम या नीलगिरी के चाय बागानों से आ रही है। और इन पोस्टर्स को ध्यान से देखिए, आपको क्लियर शिफ्ट दिखाई देगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में किस तरीके के चेंजेस आए हैं। इनफैक्ट चाय को एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में प्रमोट किया जाने लगा, जो कि भारत की एक कल्चरल और इकोनॉमिक एम्बेसडर है। अंग्रेजों के जाने के बाद उनके बागान भारतीयों ने खरीद लिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, सीटीसी मशीनरी के आने के बाद चाय के प्रोडक्शंस बढ़ गए, कॉस्ट कम हुई और सेल बढ़ गई। सरकार ने चाय की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए 1953 में टी एक्ट पास किया और 1999 में चाय को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग देने के लिए एक अलग एक्ट पार्लियामेंट पास करता है। इसमें दार्जिलिंग, आसाम और नीलगिरी की चाय को प्रमोट किया गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देकर, और ये ट्रेडमार्क मिलने के बाद इस रीजन की चाय दुनिया के अलग अलग कोनों में बहुत पॉपुलर हो गई। चाय में हाई अमाउंट ऑफ कैफीन होने की वजह से लोग चाय के एडिक्ट बन जाते हैं। भारत में चाय के पॉपुलर होने के दो बड़े रीजन हैं। एक तो चाय कॉफी के कंपैरिजन में लगभग 1/4 प्राइस पे मिलता है। वही दूसरा रीजन बड़ा शॉकिंग है। 100 ग्राम चाय में 11 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है, जो एडिक्शन पैदा करता है बॉडी में। इसके अलावा शुगर उतनी ही एडिक्टिव होती है जितनी की कोकीन नाम का ड्रग होता है। तो जब चाय में शुगर डाल के कोई व्यक्ति उसे पीता है, तो उसमें वही नशा होता है जो एक तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति का होता है। चाय किस तरीके से भारत में आई और पूरे देश की एक नेशनल ड्रिंक बन गई, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन शुगर कोकीन जितनी एडिक्टिव होती है और चाय का नशा तंबाकू के लेवल तक जा सकता है, इस फैक्ट को शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। अब तंबाकू किस तरीके से एक इंसान को धीमे धीमे खोखला करके उसे खत्म कर देती है, इस विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।